बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बलूचिस्तान आवर के साथ पीटीवी क्वेटा सेंटर से मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, 15 सितंबर तक बलूचिस्तान और मुल्क के जो सियासी हालात थे वो बिल्कुल अपनी जगह पर थे और कोई ऐसा सियासी अदम इस्तेहकाम कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन 15 सितंबर को बलूचिस्तान में बलूचिस्तान असम्बली की अपोजिशन ने 16 अरकान के दस्तखत के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई और ये दावा किया कि उन्होंने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर हासिल कर लिए और वो अदम एतमाद की तहरीक के दिन शो ऑफ पावर करेंगे। ऐसा लग रहा था कि अपोजिशन ने बहुत उजलत में ये सब कुछ किया है, क्योंकि बज़ाहिर अपोजिशन के जो एदाद शुमार हैं वो 22 से 23 अरकान के करीब हैं और हुकूमती बेंचों पर तकरीबन 40 के लगभग लोग हैं। तो ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद अपोजिशन ने अचानक सितंबर के वस्त में सितंबर को वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए सियासी तौर पर सितमगर बनाने की कोशिश की। अगले दिन जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई वो उससे ज्यादा हैरान कुन थी, लेकिन इसलिए बहुत अहमियत की हामिल थी कि माजी में भी जिन 3 वज़राए आला, 4 वज़राए, ये चौथे वज़ीर आला हैं जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। माजी में भी जिन 3 के खिलाफ आई थी उनमें 2 के खिलाफ उन्हीं की जमात खड़ी हुई थी और एक बार फिर वो तारीख हमने देखी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के खिलाफ अपोजिशन ने तो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद के तकरीबन 18 अरकान उनसे नाराज नजर आए। ये सूरत-ए-हाल कैसे पैदा हुई, इस पर आज बात करेंगे। इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियो में, उनसे आपका तारुफ करवाता हूँ। सेनेटर साबिक डॉक्टर जहांज़ेब जमालदीनी इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। दूसरे हमारे मेहमान ऐवान बाला में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन हैं सेनेट में, सेनेटर दनेश कुमार। दनेश, आपको खुशामदीद कहता हूँ। तीसरे हमारे मेहमान क्वेटा के सीनियर सहाफ़ी बलूचिस्तान के और भरपूर नजर रखते हैं, भरपूर तज्जिया रखते हैं सियासी सूरत-ए-हाल पर, सैयद अली शाह। शाह जी, आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मेरा ख्याल है अपोजिशन से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बिल्कुल करें, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अचानक 15 सितंबर को ऐसा क्या हुआ कि आप लोग 3 साल से आप नाराज थे, हुकूमत से पहले दिन से ख्वाहिश थी अदम एतमाद लाने की, लेकिन 15 सितंबर को ऐसा क्या हुआ कि अचानक तहरीक अदम एतमाद आई? शुक्रिया मोहतरम। मैं इसे इस पैराए में लूँगा। देखें ना, बुनियादी तौर पे सियासी जमातें जो है ना, बड़ी जो है ना, एक उनकी हिस्ट्री होती है, वो बनते हैं। उनकी बनावट में जो 20 से 50 साल लगते हैं और आपको तो पता है जो है ना, हमारे कायद उनकी रहत हाल ही में हो गई। तो ये सियासत जो है ना 1920 से जब से शुरू है तब तक जो है ना हम उसके पैरोकार है, यहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो एक नजरिया, एक फिक्र जो है ना पनपती है, एक ख्याल उभरती है और एक स्ट्रांगनेस होती है और उसमें मजबूती के तवस्सुत से जो है ना हम अपनी सियासत करते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब सियासत में जो है ना कुछ कमजोरियां हो, उसमें कुदरतीपन या मतलब नेचुरल उसमें जो है ना अट्रैक्शन हो, बनावटी हो, अपनी और वक्ती ख्वाहिशात के मुताबिक, जरूरियात के मुताबिक जब सियासत की जाती है या पार्टियां बनाई जाती है या उन्हें उभारा जाता है या उन्हें इख्तिदार में लेके आया जाता है, तो उसके जितने भी जो है ना फॉलोअर्स होते हैं, शायद उस वक्त तो कमिटेड होते हो, बाद में वो ज़ईफ होते जाते हैं। उसकी जो है पैटी जो है छोटे छोटे ख्वाहिशात भी उभराते हैं, बड़े ख्वाहिशात का रूप धारते हैं और ये बड़ी ख्वाहिशात पूरी भी नहीं होती। और फिर साथ ही साथ ये होता है कि जो छोटे लोग जितने भी होते हैं, जो जितने पार्टियों को ये लोग बना के ले आते हैं, मार्केट से जो बंदे लेके आते हैं, उनमें जो है ना बेसिकली जो है ना खिदमत की जो है ना फिलॉसफी नहीं होती। उनकी कोशिश होती है कि स्क्वीज एज मच एज यू कैन, जितना भी आप खींच सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकालें, बाद में बारी आएगी नहीं आएगी, मिलेगा। आपने उन 18 अरकान की ज़ईफी का फायदा उठा के तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है। और भी फैक्टर्स हैं। और दूसरे फैक्टर उसमें यह है कि जो है जाम साहब निहायत ही काबिल कदर आदमी है, कबायली तौर पे, सियासी तौर पे मेरे जाती ताल्लुक हो, लेकिन कमजोर पहलू यह है कि एक जिद, अना, सख्ती। आपको याद होगा एक जमाने में डिप्टी कमिश्नर की कंट्रोल में जो है ना लोअर स्टाफ जितनी भी होती थी, उनकी भर्ती से लेके उनके अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर वगैरह उन्हीं के हाथ में होती थी। अब अगर नायब कासिद उसकी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर अगर चीफ मिनिस्टर के हाथ में हो, तो इससे बदबख्ती हमारे मुल्क की एज ए होल, मैं पाकिस्तान की कह रहा हूँ, बलूचिस्तान की नहीं कह रहा। आपका मतलब यह है कि जो अरकान उनसे नाराज थे, आपने उसका फायदा उठा के अदम एतमाद जमा करा दिया। फकत वो नहीं, फकत ये है कि जो पार्टियां इस अंदाज में बनाई जाती हो, उसका मुस्तकबिल अक्सर यही हुआ करता है। वो देर पानी होती है, अक्सर वो ज़ईफ होती है, गिर जाती है अपने जो है ना गलतियों के बोझ। ठीक है, चलें यहाँ 1 मिनट आपको रोकता हूँ। दनेश, जरा 1 मिनट अली शाह की तरफ जाता हूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ ताकि आप दोनों को बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकें। शाह जी, डॉक्टर साहब से एग्री करते हैं या कुछ क्या ऐसा हुआ, आपका ओपिनियन क्या है कि अचानक 15 सितंबर को ये सब कुछ हुआ? शायद एक हद तक मैं एग्री कर रहा हूँ, मुझे अपोजिशन में न डालें।
ओपिनियन आपका, इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं है, मैं आपको अपोजिशन में नहीं डाल रहा, मैं चाह रहा हूं कि दनेश दोनों का जवाब बेहतर अंदाज में दे सकेंगे। यकीनन सवालात दनेश से हैं, सवालात सियासी निज़ाम से हैं, सवालात मीडिया से है, सवालात सिविल सोसाइटी से है, सवालात हर बाइख्तियार आदमी से है। ठीक हो गया। कहने का मकसद ये है कि ये जो आंख मचोली थी ये तो गुज़श्ता 3 साल से जारी थी। आपने देखा कि कुदूस साहब नाराज है, उसको मना लिया, सादिक संजरानी साहब आए, खाना खा लिया, फिर बुतानी साहब नाराज हो गए, फिर उनको लाया सरदार साहब, कभी नाराज हो गए, कभी कैसे ये होता रहा। जाम साहब एंजॉय करते रहे, जाम साहब सीरियस नहीं लेते रहे, ये मैंने ऑब्जर्व किया। अब इस मरतबा ये है कि बुशरा रिंद साहिबा भी नाराज हैं, ज़हूर बुलेरी साहब भी नाराज है, नूर मोहम्मद दुमड़ भी नाराज है, मोहम्मद खान लीडी भी नाराज है। मैं किसको गिनवाऊं? जाम साहब मीटिंग करते हैं, उसके साथ जो है 4 वज़रा होते हैं, लेकिन उसके मुखालिफ नसीबुल्लाह मरी जो है वो दावत करते हैं, तो उसमें 16 अरकान जो है बलूचिस्तान अवाम पार्टी के शामिल होते हैं। एक तो कहने का मकसद ये है कि खतरा जो है इस मरतबा सीरियस है, और खतरा अंदर से है, इत्तेहादी अंदर से है, बाहर से नहीं। अब देखिए मैं बता दूं, जहां तक अपोजिशन की बात है, अपोजिशन का तो जाहिर है शुरू से एक स्टांस था कि जाम साहब ना हो, थोड़ा सा उनको भी फ्लेक्सिबल आदमी की जरूरत थी। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के 10 अरकान है, जितना 6 महीने में कुद्दूस फ्लेक्सिबल रहे थे उतना फ्लेक्सिबल, मतलब थोड़ा बहुत कम अज कम ये तो करे ना। एक चीज मैं आप सब, जाम साहब नो डाउट हम रिस्पेक्ट करते हैं, जाती एहतराम सबका, अच्छे मैनेजर, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, बट पॉलिटिकल साइड पे बहुत कमजोरियां, और इम्प्लीमेंटेशन की साइड, इम्प्लीमेंटेशन जाहिर है, इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नेंस का इशू है शायद जान, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की। अब अगर चपड़ासी की ट्रांसफर और पोस्टिंग भी चीफ मिनिस्टर करे तो मेरे ख्याल में फिर तो आप फॉरगेट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त इस सूबे में जो सूरत हाल है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या इस जो गैर हाजिर टीचर्स थे क्या वो स्कूलों में आ गए? जो गैर हाजिर डॉक्टर्स थे क्या वो अस्पतालों में आ गए? कोई नहीं आया, कोई तब्दीली इस तरह हम नहीं देख सके। कहने का मकसद ये है कि जाम साहब ठीक है, अपने हद तक ऑनेस्ट आदमी, उसने अपने तौर पे कोशिशें बहुत की, लेकिन जो पैसेंजर्स थे उनका भी तो थोड़ा सा आप बताएं। हाँ। पैसेंजर कैसे लोग थे? अब मैं बता दूं, फिर उसका जिम्मेदार तो फिर जाम साहब को नहीं होना चाहिए। 2 मिनट के लिए आपको रोकते हैं, मैं सिर्फ एक बात जल्दी कीजिएगा, मैं जरा दनेश को थोड़ा सा टाइम देना चाह रहा था। एक चीज जो जाम साहब से गिला है, और मेरे ख्याल में पूरे बलूचिस्तान की अपोजिशन जमातें ये अराउंड 50% या 45% ये रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। अब आपने बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया, 14 दिन तक ये सारे थाने के अंदर बैठे। मसला क्या था? सादा PSDP। मतलब आप डॉक्टर जहांजेब की जिद वाली बात को एंडोर्स कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा कह रहा हूं कि ये जो ईगो वाला मसला है, इस चीज ने मामला बहुत खराब किए, और आज जो कुछ है सही। देखिए नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी को जब हटा रहे थे तो उसकी जरूरत नेशनल लेवल पे थी, इसलिए उसका ताल्लुक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी से था। जाम साहब का बिल्कुल यहाँ पे लोकल मसला है, लोकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। हर आदमी जब नाराज है तो फिर जाम साहब के लिए सबको खुश रखना मुश्किल हो गया। दनेश, दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। डॉक्टर साहब तो चूंकि अपोजिशन है, लेकिन अलीशा एज इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर जो उन्होंने फील किया, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप इसको? बिल्कुल, आप देखें जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने एक बात तो कबूल की कि नो डाउट कि जाम साहब की सूरत में बलूचिस्तान को एक ऑनेस्ट CM मिला, जाती तौर पे ये जाती तौर पर और हर जगह पर कहा जाता है। सही। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बलूचिस्तान तमाम लोगों, तमाम जिस तरह से पहले CM ऑफिस में एक पटवारी और तहसीलदार के तबादले के लिए भी बोलियां नहीं, मैं इस चीज को आपको बताना चाह रहा हूं कि ये चीज नहीं। आप देखें कि जब नवाब जाम कमाल खान ने हुकूमत संभाली तो सबसे पहले काम उन्होंने ये किया कि जी CM ऑफिस को ये छोटे लेवल में नहीं होना चाहिए जो माजी की। तो आपको मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बात बता देना चाहता हूँ कि नवाब जाम कमाल ने 18 ग्रेड तक के ऑफिसरान के ट्रांसफर पोस्टिंग उनके मुतल्लिका सेक्रेटरीज को दे दिए, इसीलिए तो आपके मिनिस्टर्स नाराज हैं। अच्छा, उनको दे दिए ताकि ये निचली सतह तक। रास्ता रोकना मुसलमान होने का, इसकी भी ना हुकूमत में कहीं पर कोई इस हवाले से कोई सोच है
ना ये हो सकता है, ना ये मुमकिन है। क्या ऐसा कानून अमेरिका में है, बरतानिया में है? 9/11 के बाद लाखों लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं, तो क्या कोई रोक सका है उन्हें? मैं आपको बताऊं, लोग हमें देख के मुसलमान नहीं होते, लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पढ़ के मुसलमान होते हैं, कुरान की तालीमात पढ़ के मुसलमान होते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि मुशर्रफ साहब का जो डिसीजन था वो अच्छा था या बुरा था। एक मिनट सुन लेना, एक मिनट, आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने का हक है। जनरल एहसान साहब का भी एक इंटरव्यू आया है जो आज टीवी पे भी चला, अखबारों में भी छपा, अरब न्यूज़ में भी आया है कि हम 2002 से अमेरिका को कह रहे थे कि जंग से मसला हल नहीं होगा, मुज़ाकरात करो, बैठो, रास्ता निकालो, और 2002 में वो कहते हैं मैं लेके गया मुशर्रफ साहब का खत और हमने बुश को कहा कि बातचीत से तालिबान से मसला हल करो। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर ये जो नैरेटिव है, बाकी उस वक्त मुशर्रफ साहब ने ये फैसला क्यों किया, किन वजूहात की बुनियाद पर किया, मेरा ख्याल है कि अब मुशर्रफ साहब को उम्र के इस हिस्से में, अगर वैसे तो कौमी राह जमानत होते हैं, लेकिन उन्हें उम्र के इस हिस्से में ज़रूर बोलना चाहिए कि उन्होंने क्यों फैसला किया था और उस वक्त रियासत पाकिस्तान अमेरिका से क्या कह रही थी, ये भी ज़रूर बताना चाहिए। मैंने आपको उसकी सारी तफसील बता दी। आज भी इमरान खान जो है, जब वो चंद लोग, वैसे मेरा सवाल उन लोगों से भी आपके ज़रिए कि जो कहते थे जी इस्लामाबाद भर गया अमरीकी फ़ौजियों से, कराची भर गया, लाहौर भर गया, अमरीकी फ़ौजियों को यहाँ उतार दिया, उनसे पूछो किधर हैं वो अमरीकी फ़ौजी? ये प्रोपेगेंडा जो है बड़े बड़े ज़िम्मेदारों ने किया था। ट्रांजिट हमने कहा था कि हम जंग में आपके साथ नहीं हैं, आपके निकलने में, आपको निकालने में आपके मुआवन बनेंगे। और इसीलिए दुनिया सारी इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है, सारी दुनिया तो उसको फॉलो कर रही है। हर रोज 2-3 वज़राए खारजा आप देखते हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो हम कह रहे हैं दुनिया भी वही बात कर रही है। तो इससे बड़ी और क्या कामयाबी पाकिस्तान की वजारत खारजा की होगी और खारजा पॉलिसी की होगी और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की होगी। अब तो दुनिया मान रही है उसे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका से बारहा कहा कि जंग अफ़गानिस्तान का हल नहीं, और उनके इस मौक़िफ़ को आज दुनिया सराहती है। ये थी ताज़ा तरीन। जब इस अंदाज में होती रहेंगी तो बलूचिस्तान अपने को, बलूचिस्तानी लोग उसकी जो है ना साफ़ी, आप जैसे जो है ना कद्दावर जो है ना साफ़ी, हमारे शाह साहब जैसे कद्दावर साफ़ी, वो तो कम से कम इस चीज़ों पे नज़र रखते हैं, भले कम कहें ज़्यादा ना कहें, हम जैसे लोग तो कुछ ज़्यादा बोलते हैं। मैं ये कहूँगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अगर हिस्सा है, इसकी सियासत को भी आप मुकम्मल तौर पे मुंसलिक कर लें बलूचिस्तान के दीगर सूबों के साथ, और यहाँ पे भी जो आप इसे एलियन जो है जाहिर न करें। एक तो ये, और दूसरी बात है जहाँ तक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की ताल्लुक, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की कोशिश ये है कि जमहूरियत और जमहूरी जितने भी आपके जो है ना इंस्टीट्यूशन है वो मजबूत हो, मजबूत करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ पे जमहूरियत हो ही ना, जहाँ पे बज़ोर शमशीर तमाम जो है ना कवायद लागू किए जाए, जहाँ पे ताकतवर जो है ना कुव्वतों के सहारे पे पार्टियां चलाई जाए और अपने जो है जुमला प्रोग्राम लोगों पे मुसल्लत की जाए, तो वहां पे लोगों के शकूक शिकायतें वो बढ़ती हैं। और साथ एक सवाल ले लें, आपने कहा ताकतवर लोग सारी चीजों को मैनेज करते हैं, वो इतने ताकतवर नहीं है कि बीएपी के 10 लोग जो आपके साथ, या 12 लोग या 18 लोग आपसे राब्ते में, वो उन्हें मैनेज नहीं कर पा रहे? जी नहीं, 3 दिन से जो सूरत-ए-हाल प्रिवेल कर रही है, उसकी वजह देखिए ना, ये तमाम चीजें जो है ना 2-3 बार आपने मेरे ख्याल में शाह साहब ने इसका जिक्र किया, 2-3 बार जो है कोशिशें की जाती, लेकिन नंबर आप पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन उसे मनवा दिया गया
اپنے دوستوں کے توسط سے، ان کی جو ہے نا بڑی سے ہے، اس سے کے توسط سے تمام لوگ آرام سے جو ہے دول کی طرح بیٹھ گئے. لیکن یہ نوبت اس حد تک آخر تک جب آپ غلطیاں کرتے جائیں، آپ خرابیاں کرتے جائیں، آپ جو ہے نا لوگوں کے بنیادی مسائل پہ توجہ دینے کے بعد آپ جو ہے نا اسی طرح چلاتے رہے. 200 ارب روپے سو فار ہمارے جو ہے نا لیپس ہو چکے. اور کوئٹہ کی حالت آپ دیکھیں کہ ایک سریاب روڈ کو وائڈ کرنے کے بعد بھی جو ہے نا ہم غلطیاں کرتے ہیں. ایک منٹ مجھے موقع دیں. ہم وہاں پہ جو ہے نا جو دھول اڑا رہے ہیں، جو خرابیاں کر رہے ہیں، میں نے کہا 50 بار آپ اسے وائڈ کریں کچھ نہیں ہوگا. میں خود پرسنلی اس بارے میں سینیٹر، میں نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کوشش کی، پروونشل گورنمنٹ میں، کہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا پیرلل 10-15 روٹس کی ضرورت ہے، لنک روڈز کی ضرورت ہے، تبھی جو ہے نا کوئٹہ کی جو ہے نا یہ مسائل حل لنک روڈز تو بن رہے ہیں لیکن توجہ نہیں کہاں بن رہے ہیں. آپ مجھے سریاب روڈ پہ بن رہا ہے، سبزل روڈ بن رہا ہے، یہ باتیں تو ہو رہی ہیں. میں آپ کو کوشچن کرتا ہوں. اس وقت کمبرانی روڈ ہے، کمبرانی روڈ اور سریاب روڈ، کمبرانی روڈ ویسٹرن بائی پاس کی کتنی لنکیج بنے ہوئے ہیں. فیز 1 پہ اس کا میرے خیال کام ہو رہا ہے جو سریاب کو لنک کر رہا ہے. اعلان کیا جا چکا ہے، ہم نے جو ہے نا بائی پاس فیڈرلی جو ہے نا یہ ہم نے منظور کروا دی کہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا ایک بائی پاس بنوا دیجئے. اس پہ کام ابتدا نہیں ہوئی. چلیں ڈبل روڈ بنانے کی ہم نے کوشش کی، اس پہ نہیں ہوئی. ابھی اس کے علاوہ ساتھ ہی میں بتاؤں، دیکھیں نا آپ جو ہے نا میاں نواز شریف کی میں اور تعریف نہیں کرتا ہوں، لیکن جو ہے نا سمبولیکلی اس نے پاکستان میں کچھ طرح کے کام کیے کہ لوگ اسے جو ہے کہتے ہیں کہ دیکھیں میاں صاحب نے بنوائے. میں خود ان دنوں میں میں نے اپنے پارٹی کے خاطر ماسٹر پلان بنوایا تھا، کوئٹہ ماسٹر پلان اینڈ بلوچستان ایز سیکرٹری جنرل، جو میرے پاس ہے. اور میں نے ایک اپنے دوست کو جو وزیر اعلیٰ بنے، میں نے جا کے پیش کی کہ میں کبھی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. سردار اختر مینگل ان کے گڈ بکس میں نہیں ہے، انہیں کوئی وزیر اعلیٰ بنانے سے رہا. آپ کے دوست جام کمال تو نہیں؟ نہیں وہ جام کمال صاحب کو بھی میں نے کہا ہے. میں نے اس سے جو ہے نا میرے اچھے دوست سے 10 بار میں نے بات کی، میں نے خدا رہا یہ جو ہے نا آپ کے فائدے میں. اچھا انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر جان زیب ایسے شروڈ آدمی ہوں گے کہیں ہمیں پھنسا نہ دے. اچھا کیا کوئٹہ کی ماسٹر پلان؟ اچھا ایک منٹ میرے سوال پہ اگر آپ آئیں گے. سوال پہ کہ آپ لوگ جب گیلانی صاحب کے لیے وہ لیتے ہیں 4 سینیٹرز اپنے بی اے پی سے تو وہ غلط ہے. آپ لوگ بی اے پی سے 18 لوگ لے کے گورنمنٹ توڑتے ہیں، وہ ٹھیک ہے؟ ہم نے نہیں لی. بلوچستان نیشنل پارٹی پی ڈی ایم نے 4 سینیٹر جو جیلانی صاحب کو جو نا وہ بی اے پی کے تھے 4 سینیٹر. جی نہیں. اچھا کس نے کہا بی اے پی کے نہیں تھے؟ کس نے کہا؟ قودہ بابر بی اے پی کی حمایت سے نہیں جیتے؟ نہیں جیتا ہاں لیکن پارٹی میں نہیں تھی. اچھا پارٹی میں نہیں تھا. پارٹی میں نہیں قودہ بابر تھے نہیں دیگر تھے. یہ جتنی بھی پارٹی دیکھیں نا ہمارے ہاں یہی چلتی. آپ نے گیلانی صاحب کو کلین چٹ دے دی ہے. دیکھیں شاہد صاحب ہم اسی کی مخالفت کرتے چلے آ رہے ہیں. خدا رہا آپ فیئر پلے کریں، ٹرانسپیرنٹ آپ کے پاس الیکشنز ہو، ٹرانسپیرنٹ آپ کی جو نا موومنٹ ہو. آپ کو روک کے علی شاہ کو دوبارہ. علی شاہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ گیلانی صاحب کے 4 ووٹ گو کے ڈاکٹر صاحب کلین چٹ دے رہے ہیں؟ بلوچستان نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام. شاہ جی 1 منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوتے ہیں اور علی شاہ سے گفتگو کا آغاز کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح
ब्रेक के बाद एक बार फिर पीटीवी क्वेटा सेंटर से शाहिद रिंद आपको खुशामदीद कहता है। सैयद अली शाह की तरफ चलते हैं और डॉक्टर साहब और दनेश से जो गुफ्तगू हुई, अली शाह कैसे देखते हैं जमीयत उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जैसी मतलब बड़ी नजरियाती जमातें जिन जमातों पे तनकीद करती रहीं बलूचिस्तान अवामी पार्टी पर, आज उन्हीं के लोग तोड़ने पर मजबूर हैं? देखिए, ये बुनियादी सवाल यही है इस सूबे का, इस मुल्क का। इस मुल्क में इस वक्त दो जदोजहद हैं, दो किस्म की जो सियासी लड़ाइयाँ हैं वो इस वक्त चल रही है। एक इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस मुल्क में सही और पायदार जमहूरियत कायम करने के लिए, सही, ये तो एक चल रहा है। पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का, हर कोई अपने तरीके से उसको चला, चाहे नेशनलिस्ट है, रिलीजियस है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है। एक लड़ाई हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लड़ी जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज में 99% पॉलिटिकल पार्टी, वहां पे मोनोपोलीज है, शख्सियात, वहां पर शख्सियात डोमिनेट कर रहे हैं, फैमिलीज डोमिनेट कर रही हैं, ट्राइब्स डोमिनेट कर रही है। ये एक बहुत बड़ा अजाब है। वहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स जो जिनके पास बिलियंस है, दे कैन बिकम ए सेनेटर, दे कैन बिकम पॉलिटिकल वर्कर, दे कैन बिकम एमएनए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जिस शख्स ने इन सियासी जमातों के लिए पूरी जिंदगी वक्फ की है, उसके लिए टिकट लेना बहुत मुश्किल है। ये अलमिया है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मंगल या JUIF नजरियाती जमातें हैं, बहुत बड़ी था, बहुत बड़ा है, स्ट्रगल है, एक हिस्ट्री है। लेकिन आपने देखा जब नवाब सनाउल्लाह की गवर्नमेंट को गिरा रहे थे, तब भी ये उस वक्त आपने देखा BNP मंगल के 2 लोग वो तो कुदूस वाले कैंप में चले गए। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ना आप चेंज कर सकते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने उसको सपोर्ट किया दोनों टाइम। अच्छा, तो उस वक्त भी आपने देखा फिर क्या हुआ, कुदूस आए, सेनेट, सादिक संजरानी, सारा कुछ हुआ, क्या हुआ उसका भी तो पूछना चाहिए मुझे और आपको पूछना चाहिए। What's next? ये लोगों के ज़हनों में सवाल है। अब कल बलूचिस्तान असेंबली में मैं खुद कोई 1.5-2 घंटे तक वहां पे मौजूद रहा। ये पता नहीं चल रहा था कि ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी का है, बाप का है, या BNP का है, या PK मैप का है, या JUIF का है। ये सारे एक जगह खड़े थे। अब कहने का मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुदा न खास्ता कोई डिस्प्यूट, आप पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन आपने सारी आइडियोलॉजीज जो है वो रख दी है, आप आ गए कि जी इसको जाना चाहिए। क्या होगा, आपको 2 PSDP की स्कीमें मिलेंगी, बिल्कुल उसूल तो खत्म होगा ना, ये तो तय हो गया, ये तो तय हो गया, ये तो तय हो गया। कहने का मकसद ये है शाहिद जान, ये हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क में। अगर जमहूरियत कमजोर है, शख्सियत तो सबसे पहले जिम्मेदारी सियासी जमातों पे आयद होती है। 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा अली शाह। दनेश, मेरा ये मानना है, शाहजी भी वही बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने किसी हद तक की कि बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान, जब तक इसकी सियासत शख्सियात और उनके मफादात के गिर्द घूमेगी उस वक्त तक सियासत पनप नहीं सकती। आप लोगों ने एक नई जमात बनाई, लेकिन कहा जाता है साफ लफ्जों में कि इलेक्टेबल्स की बुनियाद पे जमात खड़ी थी और उसका नतीजा आज 3 साल में आपके सामने। जिस तरह से शाह साहब ने कहा कि शख्सियात की बुनियाद पर, अगर हमारी जमात शख्सियात की बुनियाद पर होती तो आपको इस तरह से आज ये इख्तिलाफ राय ना मिलता। सही, क्योंकि जहां पर शख्सियत, हमारा मौक़िफ़ है कि शख्सियत की वजह से आपको इख्तिलाफ राय नहीं, मैं ये इस चीज में आप बताएं, दूसरी जमातें हैं जो मतलब इस चीज की दावेदार हैं कि जी हम असूलों की सियासत कर रहे हैं, बकोले आप दावा सब कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कोई नहीं कर रहा। अब असूलों की सियासत आपने यहाँ देखी कि इस्लामाबाद में कोई और नजरिया, बलूचिस्तान में कोई और नजरिया। ठीक है, चलें, आपका ओपिनियन। हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है कि जिसमें कोई शख्सियत परस्ती नहीं है। सही, आप अभी भी आप देखें, अगर शख्सियत परस्ती होती तो हमारे पार्टी में भी 3-4 उम्मीदवार हैं CM-शिप के। अगले के लिए भी 3-4, मतलब वो उनकी ख्वाहिश है। अच्छा, ख्वाहिशात रखते हैं। ख्वाहिशात तो आपको पता है कि जब हमारी गवर्नमेंट बनी तब से ख्वाहिशात, मगर पहले दिन से हाँ, देखिए अगर शख्सियत परस्ती होती, दूसरी जमातों में कोई जमहूरियत, किसी को इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं होती। सही, ये तो आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं जो आप कह रहे हैं कि जाम कमाल की शख्सियत परस्ती, मैं कह रहा हूं जो लोग जाम कमाल के अगेंस्ट हैं वो शख्सियात हैं, उनकी अपनी सीटें हैं, वो पार्टी की किसी पॉलिसी के पाबंद नहीं है, इसलिए आप ये फेस कर रहे हैं। ये अगर पार्टी के अगर पाबंद ना होते, हाँ, तो आप मुझे बताएं कि आज हम सारे इकट्ठे हैं, इन्हीं चीजों पर सोच रहे हैं कि पार्टी का जो मंशूर है, पार्टी के जो है, किसी न किसी चीज पर हम पहुंचकर ये हम मसला हल करेंगे। जहां तक डॉक्टर साहब ने बात की, किसी न किसी चीज में -1 ऑप्शन है।
देखें जी, जहां पर मेजॉरिटी होगी, हमने यही जमहूरियत के अंदाज से पार्टी की मेजॉरिटी जहां होगी वही इम्प्लीमेंट होगा। चलें, अच्छा, और एक चीज मुझे जैसे डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा कि जी कोयटा में जो है ना लिंक रोड होने चाहिए, तो मैं डॉक्टर साहब को दावत देता हूँ। आप 2 साल एमपीए 2.5 साल रह चुके हैं। हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं देता हूँ कि आज से 3 साल पहले की वहाँ देखे कोयटा डेवलपमेंट, और अब देखे जिस तरह से आपने भी गवाही दी कि सरियाब रोड हो, देखिए जो काम होता नजर आ रहा है, सफदर रोड पे नजर आ रहा है, मैं मानूंगा। और सबसे बड़ी बात, आप एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक आए, हमारे साफी हजरात, आपके साफी हजरात आए थे पिछले दिनों यहाँ पर, उनका बहुत बड़ा उसका जिक्र ना करें। नहीं, उन्होंने उसके ब्यूटिफिकेशन के नाम पे जो पैसों का ज़िया हुआ है, उन्होंने ब्यूटिफिकेशन के हवाले से नहीं किया। एयरपोर्ट रोड की बात कर रहा हूं। आपके साफियों ने कहा कि जी हम यहाँ पर 8-10 साल के बाद आए और कोयटा का नक्शा चेंज है, ये उनकी बात। मुझे और अलीशा को ले जाते तो इस हवाले से जब आपने एयर टिकट और मैं डॉक्टर साहब को दावत दूंगा कि मेरे साथ कोई आपके साथ अभी आपकी गाड़ी में सरियाब रोड जाएंगे। डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मोहतरम, दो बातें मैं जो है ना ऐड करना चाहता हूँ। एक तो मेरे भाई ने जो बातें की, देखिए ना, जब तरक्याती काम हो वो तो दिखती हैं, उसे जो है ना कोई उसकी मुखालफत नहीं कर सकता। सही, वो तो दिखती हैं, नजर आता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं उन दिनों में जो है ना चीफ सेक्रेटरी चट्टा साहब थे, मैंने कहा यार एक लिंक रोड जो है ना खंबरानी से जो है सरियाब का बनवा दे और वेस्टर्न बाईपास का बनवा दे, ताकि जो है ना आसानी से जा सके। वहीं 2 घंटे मुझे, मैं देहात में रहता हूँ, वहीं पे 2 घंटे मुझे लगते हैं, तो उसने मंजूर करवा, शहर से बाहर निकलते तमाम चीजें हो चुकी, सेक्रेटरीज वगैरह मंजूरी, तमाम एलोकेशन हो चुकी। सही। और हमारे दैन चीफ से जो हमारे जो ना सीएम थे, उसने ये कहा आपकी रिकमेंडेशन किसकी है? डॉक्टर जानजेब की, काट दी। लेकिन देन सीएम उस वक्त आपका कॉम्परस दोस्त था, ये भी मानना पड़ेगा। कोई कॉम्परस तो या जो है दौलत, आपका दोस्त कॉम्परस था, जान कमाल नहीं था, ये मानना पड़ेगा। मैं जब बात करता हूं तो मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना दूसरे से तीसरे से फिर किसी दिन जाम कमाल साहब बड़े काबिल कदर, पर्सनली मेरे दोस्त, जाती ताल्लुक सबसे, लेकिन जाती दोस्त है, लेकिन पॉलिटिकली मैं उससे जो है ना इख्तलाफ कर सकते हैं। अब आप अंदाजा करें, मैंने उसे क्या, मैंने कहा यार एक रोड वहां पे थी, लिंक रोड, उसे मैंने रिवाइव करवा दिया, उसके बाद आपके पास है, आपने उसे क्यों कटवाया? कहता मैंने कटवाया। मैंने कहा आपने नहीं कटवाया, जाम साहब ने कटवाया, हंसने लगे। अच्छा, इसलिए कि बीएनपी वालों ने कटवाया। एक तो ये है, ये सिलसिला जो है ना, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से ये सूरत हाल। दूसरी बात मैं बताऊं, जो दूसरी निहायती अहम है, देखिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वाले जो है भी आगे क्यों है, उसकी वजह मैं बताऊं। बहुत ज्यादा आगे क्योंकि बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। ये सुनने की बात है। उन दिनों में जो है ना, उन दिनों में हमने की थी, चले भाई उसे पॉलिटिकली जो है ना किसी हद तक परसेंटेज वाइज जो है ना सही काम भी कह सकते हैं, किसी परसेंटेज की हद तक जो हम कहते हैं गलत भी काम हो, जो 2 साल आप हुकूमत का हिस्सा। हाँ, लेकिन खराब पहलू मैं आपको बताऊं, खराब पहलू ये है कि इस वक्त जो है ना मुंतखब मैं हुआ हूं, सही, और मेरे मुखालफिन को जो है ना फंड्स दिए जाते हैं, फंड्स 4 गुना ज्यादा दिए जाते हैं और उसे बिल्ड किया जाता है ताकि अख्तर मेंगल के खिलाफ वहां पे जो है ना उसे मजबूत बनाया जा सके, बाबू रहीम के खिलाफ बनाया जा सके, अम्बल के खिलाफ बनाया जाए, दीगर सियासी जमातों के जिनके वोट जो है ना 2000 भी नहीं है, उन्हें जो है ना इस वक्त तक फंड दिए जाते। ये कानून जो है ना मौजूदा हुकूमत ने जो है ना तरतीब दी है, इन्वाइसेज किया हुआ है, जिसकी वजह से उसे मार पड़ रही है अपने कॉम्परस्तों की वजह से। एक तो ये, और दूसरी बात है, मैं कैसे सपोर्ट कर लूं कि कोयटा के जो है ना 2 इनका सेनेटर भी बन गया, उसके फंड सरियाब में नुमाइंदे मेरे कामयाब हो चुके हैं, फंड उसके मेरे नुमाइंदों की 7 करोड़ है, उसके 25 करोड़ है, और उसके बाद उसकी पीएचडीपी में 1 अरब पीएचडीपी में उसके, इस तरह की ये सारी वजूहात हैं। ये देखे ना, मैं इसलिए मैं कहता हूं कि जो फैसला आपने किया है, जरा ये बात, उस फैसले के नतीजे क्या देखें, तवज्जुह से आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं। खुशदार की मैं बात करूं, जो खुशदार मान लिया कि आपके इलाकों में मुदाखलत हो रही है, ऐसे बंदे जो इलेक्शन कंटेस्ट भी नहीं कर चुके, सही, अच्छा, उनके फंड्स आजकल जो है ना मौजूदा हुकूमत से जब हमने शिकायत की, भाई आप इन्हें फंड क्यों दे रहे हैं इतना, पॉलिटिकल सिस्टम आप लोगों ने डॉक्टर साहब ऐसा ही तो आप अवॉइड करेंगे तो बात ही खत्म होगी, लोगों तक नहीं पहुंचेगी। नहीं, बिल्कुल बात करें। अच्छा, यहाँ से प्रेशर आ जाए, कहते हैं मेरे पे प्रेशर है। भाई अगर आप पे प्रेशर है, आप ब्लैटेंटली कहें कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये मैं कर नहीं सकता, या तो जमहूरियत को आप लपेट दें, जमहूरियत को नहीं लपेटने, अगर आपने कहना है कि भाई उसे फंड देते नहीं और इन बेचारों को इसी तरह आप जो है जेलों में और तानों में बंद रखें अपने डिमांड्स की खातिर, अब जैसे वो जो है आपको जो है पूल तो नहीं भेजेंगे। चले एक मिनट अब रोकते हैं। शाह जी एग्री करते हैं आप डॉक्टर साहब से कि सूरत-ए-हाल ऐसी है और यही रीजंस बने? ये 12 हमने ये इस पे हमने वो डिस्कशन की है, डिबेट की है। जो नॉन इलेक्टेबल्स है वो चाहे जो भी है ना, आप
4-5 नाम है, वो सबको पता है। सबको पता है। देखिए, अगर डॉक्टर साहब किसी इलाके हिस्ट्री में सब चीफ मिनिस्टर्स ने यही किया है। नहीं, इस मर्तबा ज्यादा हुआ है, आप कह रहे हैं ज्यादा हुआ है। और इस मर्तबा देखिए अपोजिशन के साथ इस दौर में जितना बुरा हुआ है ये बलूचिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। जाम साहब दावा करते हैं कि पहले कुछ नहीं मिलता था, हमने फिर भी 15-15 करोड़ दिए। बिल्कुल सर आंखों पे उसकी बात, लेकिन मैं आपको राय दे रहा हूँ, मुझसे इख्तिलाफ करने का आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे उसके। लेकिन इतना मैं बता दूं, देखिए नोशकी से अगर कोई एमपीए है वोट लेके आया है तो उसके पास लोग पीछे आते हैं कि भाई एक्सपेक्ट करते हैं उससे। हालांकि काम लेजिस्लेटर्स का काम लेजिस्लेशन है, नालियां बनाना नहीं है। एक तो अजाब ये है ना, अगर ये किताब हम बंद करते हैं ना, जिधर हमारा इंटरेस्ट होता है फिर हम उस किताब को खोल देते हैं। ऐसा ही है। अब ये किताब यहाँ पर बंद है कॉन्स्टिट्यूशन का, सही आइन न लोग पढ़ते हैं न लोगों ने वो, आइन में उनका कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। अब कहने चूंकि हक नहीं है, एक सिलसिला चला आ रहा है, तो कम अज कम यह है कि नॉन इलेक्टेबल्स को अगर आप एक स्कीम देते हो तो ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, एक सदी पर मुहित उनका पॉलिटिकल स्ट्रगल, मतलब आप कह रहे 2-1 का रेशो होना चाहिए, 2 होने दे रहे हैं तो एक अपोजिशन। देखिए मरहूम जाम साहब थे, मरहूम जाम यूसुफ साहब, कचकोल जो है वो अपोजिशन लीडर थे, ये ज़ियारतवाल भी उसके साथ थे। आप यकीन करिए जो काम कचकोल और ज़ियारतवाल ने करवाए वो किसी मिनिस्टर ने नहीं करवाया, इसलिए कि जाम साहब पॉलिटिकल आदमी था, इस तरह नहीं। जो जाम कमाल साहब है उससे हमने बारहा वो जरा सख्त हैं, सख्त नहीं, सख्त लोग इस तरह देखिए, पॉलिटिकल आदमी को सख्त नहीं होना चाहिए, सही। पॉलिटिकल आदमी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सुनना चाहिए। जमहूरियत में यही है, आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। एक वक्त आएगा, एक वक्त हमारी लाइफ में नहीं होगा, एक वक्त आएगा फिर हम किताब खोलेंगे, फिर हम कहेंगे कि दिनेश आपका काम ट्यूबवेल लगाना बिल्कुल नहीं है, न जॉब है, आप लेजिस्लेशन की हालत ये है, फिर दिनेश एमपीए भी नहीं बनना चाहेगा। लेजिस्लेशन की हालत ये है कि काजी फायजी साहब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, उनका एक फैसला आया था एनवायरमेंट माहौलियात के हवाले से 1927 में अंग्रेज सरकार ने दरख्त काटने की जो सजा है 50 रुपए मुकर्रर की थी, वो अभी तक 50 रुपए है। यानी हमें एक सदी में इतना मौका नहीं मिला कि हम उसको रिवाइज कर सके, इसलिए कि हमारे लोग पीएसपीपी के पीछे भागेंगे। तो यही फॉरगेट अबाउट द पीपल। अच्छा एक मिनट दिनेश, जो पॉइंट शाहजी ने रेज किया है इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगा। एक तासुर ये है कि जाम कमाल पहली मरतबा एज एमपीए बलूचिस्तान असेंबली आए, वो इससे पहले एक मरतबा इलेक्शन जरूर जीते लेकिन वो नेशनल असेंबली चले गए थे एंड देन ही बिकम ए स्टेट मिनिस्टर। तो यहाँ के जो रीत या रिवाज कह सकते हैं या रिवायत, उनसे थोड़ा दूरी की वजह से और थोड़ा सा जो मिजाज में सख्ती है उसकी वजह से आज उन्हें ये सूरत हाल अपनी ही जमात से इत्तेहादी, फिलहाल गो के इत्तेहादी शोर नहीं मचा रहे, तहफ़्फ़ुज़ात उनके भी वैसे ही हैं जैसे अपोजिशन या आपकी अपनी जमात के लोगों के। तो ये चीज आप समझते हैं कि हुई है? नहीं, पार्टी में तो आप कह रहे हैं वो बहुत डेमोक्रेटिक है। आपकी बात से मैं मुतफिक नहीं हूं, क्योंकि पनाहगुज़ीनों के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में मीडिया से इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। Able to work in many parts of the country. So I expect that if we are adequately supported and resourced, we will be able to scale up humanitarian assistance, and this is extremely urgent. Of course, you realize there are even bigger problems at stake here. There is, for example, the problem of how salaries will be paid in the public administration, how the Taliban will run the country. And these are points that I have raised with all of us very strongly. You understand also that humanitarian assistance is not subjected to any political considerations and should not be. But the assistance of different types, of different nature, development, salaries, functioning of the state is more complex, and at the moment it is frozen and blocked. So it is important that the international community finds the necessary direction, the necessary ways to ensure the functioning of Afghanistan, because an implosion of Afghanistan, if the collapse of public services, for example, like health or education, and if the state ceases to function, this will provoke a crisis that is much bigger than humanitarian. And
I have often been asked, is there big refugee movements? We have not seen big refugee movements, but of course, if the state collapses, we could see a lot of people trying to seek refuge in other countries because of the situation in Afghanistan. So it's very, very important to try to prevent that situation from happening. There are also, of course, security concerns. As I said, the situation is better because there is no fighting, but we are concerned by some of the terrorist threat. You have seen what happened at the airport of Kabul during the evacuation done by some terrorist groups, and I think it is important to bear that in mind. We have to have some prudence, and of course we do hope that this new administration will be united, will not start having divisions among themselves. There's been a lot of report on the media. I cannot confirm one way or the other. You have read them. So I think it's important because if fighting starts again between the various leaders, then we're back to the usual Afghan situation where there is a lot of conflict, and this again will be a factor of destabilization. One more point about my meetings in Kabul. Of course, you all know that there are some concerns, especially in the international community. How will the Taliban deal with the issue of rights? Especially, will they allow women to work? Will they allow girls to go to school? How will they treat minorities, like the Shia minorities, Hazara minorities, for example, because these were all very problematic issues, if you remember, during the previous Taliban government. So, you know, I don't have an answer about all these things, but I can say one thing, that I have raised these matters in my meetings with the various Taliban authorities, and that there is space for discussion and engagement around these matters, and I am encouraged by that. I'm not trying to have a rosy picture. I know that the future is very uncertain, is full of uncertainties, is full of risks, but I think it is important that we in the UN, the international community, continues to engage with the Taliban in order to go forward and to save Afghanistan from disaster and to save the region from instability. I think it is very, very important to do that. Just one point to be very specific. I am representing a humanitarian agency. Engagement, discussions do not mean recognition. I cannot recognize any governments. It's not up to me. It's states that recognize other states, not a United Nations agency. So my talks are purely on humanitarian grounds. A few words, if you allow me, also on my visit here. My visit here was fairly short. Yesterday I met the President, I met the Minister of Interior, the Chief of Army Staff, you say the Chief of Army Staff, and the Minister of Frontiers, the Minister Safran. The Prime Minister, as you know, is not in the country, so I didn't have the opportunity to meet with him, and I'm leaving tonight. Two important things. One, I really thanked Pakistan for facilitating the humanitarian operations in Afghanistan. This is very, very important because, as you know, most of the supplies will come in through Torkham, and already when I was in Kabul, I was there to receive some trucks that were coming from Pakistan. This is very important, whether it is Pakistani donations, but also international donations coming through here. We will need to use Pakistan to also, fly people in and out. As usual, Pakistan will play a very important role of support to the humanitarian operations inside Afghanistan. I'm very grateful for that. And then there is the issue of refugees that everybody's talking about. I have to stress that we may not have very precise data. Our observation is that, yes, there's been some people that have come to Pakistan. A lot of what we see in Torkham, in Chaman, is, of course, also regular traffic of Afghan people going one direction or the other. But among those people that have arrived, this was my message to the Pakistani government, there may be people that have specific needs. If you send them back because they don't have proper documentation, they may be at risk, maybe they are from minorities, maybe they have other issues. So I made a plea. I understand the position of Pakistan is we've got so many refugees for 40 years,
enough, the international community has to do more, sure. But I think that, if there are specific cases of refugees that have specific needs or protection needs, I appeal to the humanitarian spirit here in the country to ensure that those needs are listened to, are addressed. پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر اسلام آباد میں نیوز بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں اس وقت کئی مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت ضروری ہے کہ عالمی برادری افغانستان کے استحکام کے لیے کردار ادا کرے اور جہاں بھی جن شعبوں میں امداد کی ضرورت ہے وہ امداد فراہم کی جائے. انہوں نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کسی بھی سیاسی مقصد سے منسلک نہیں ہوتی اور طالبان حکومت کے عہدیداروں سے انسانی حقوق، خواتین کے حقوق اور خاص طور پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بات چیت کی گئی. یہ تھی PTV تازہ ترین. کتنی پاسبلٹی دیکھ میں تو 50-50 دیکھ رہا ہوں، بلکہ مطلب میں 50% سے زیادہ میں ریپلیسمنٹ دیکھ رہا ہوں. اس لیے کہ وہ بہت زیادہ اس مرتبہ لوگ زیادہ ناراض ہیں اور پھر بات اوپن کرنی چاہیے. آپ کو -1 نظر آ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا نظر آ رہا ہے 50% سے زیادہ. مطلب میں اس کے چانسز، اور اس میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دوں، جو صادق سنجرانی صاحب ہے یہ بھی تو اوپن سیکرٹ ہے اس کا، اور جہام صاحب کا بھی تو ایک ٹسل تو چل رہا ہے نا. بالکل ایسا ہی. وہ دنیش نے بات کی کہ جی ہمارے ہاں شخصیات نہیں ہے. بھائی آپ کے علاوہ شخصیات کے علاوہ کچھ ہے نہیں. آپ کا تو ہر آدمی چیف منسٹر. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ابھی مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں. مجھے دیکھیں نا، پہلے چانسز کم ہیں. آپ بھی دیکھتے رہے، میں بھی دیکھتا رہا. مسئلہ یہ تھا کہ ایک دن میں یہ مسئلہ حل ہوتا. صحیح. اب کل رات سے ماشاءاللہ سجیاں جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کھانے شروع ہے اور کھانے کھائے جا رہے ہیں. ابھی تک معاملہ جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوا ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے جو سوشل میڈیا گروپس تھے اس میں خبر شیئر ہو گئی کہ جام صاحب مستعفی ہو گئے. وہ تو لیکن اب بھی میں نے چیک کیا، جام صاحب نے اس کی تردید کی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے خیال میں، آج جام صاحب ہے، کل کوئی XYZ ہوگا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی، کہنے کا مقصد یہ ہے 12 ارب روپے لسبیلا میں گئے ہیں. کاش لسبیلا میں 2-3 میگا پروجیکٹس لانچ کرتے تاکہ وہاں پہ غربت کا خاتمہ ہوتا، لوگوں کو نظر آتے، وہ بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا، وہاں پر بھوک و افلاس ختم ہوتا. بالکل. عذاب یہ ہے کہ ہم سیاسی بنیادوں پر اسکیمیں دیتے ہیں، ہم انفرادی بنیادوں پہ اسکیمیں دیتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہے، ترقی ہے، وہ انکلوسیو نہیں ہے، شراکتی نہیں ہے، اس میں لوگوں کی اجتماعی مفادات نہیں ہیں اس میں. یہاں پہ ایکسکلوسیو ہے، مخصوص ہے، انفرادی. میں سردار ہوں، میں نواب ہوں، میں خان ہوں، وٹ ایور آئی ایم، میرا اثر ہے، میرے گھر تک آپ نے پکڑ. اور اگر میں MP بن گیا ہوں تو وہ سونے پہ سہاگا. سونے پہ سہاگا. میرے روڈ پہ آپ 2 ارب روپے خرچ کریں، لیکن وہاں پہ جو 20 لاکھ کی پاپولیشن ہے اس کے لیے آپ 2 کروڑ روپے خرچ کرنے کو تیار. یہ بہت بڑا المیہ ہے. بلوچستان میں گورننس کا مسئلہ ہے. جب تک آپ گورننس کو ایڈریس نہیں کریں گے نہ یہ شخصیات حل کر سکتے ہیں. اور یہ کام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ آپ اپوزیشن میں رہیں لیکن اصول کی بات نیکسٹ ٹائم پھر لوگ آپ پہ اعتماد کریں گے. چلیں دنیش آپ کی طرف آ رہا ہوں اور آپ کو ذرا کھلا ٹائم دینے کا موڈ ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں، کتنے % چانسز ہیں؟ مذاکراتی کمیٹی کا آپ حصہ ہیں، ہم آپ کو زبردستی کھینچ کے لائیں. تو ابھی تک شام 4 بجے تک اندر کی بات بتائیں. کبھی PTV نیشنل لیول نہیں وہ دنیش کو جانتے ہیں کہ اندر کی بات کس طرح. دنیش جو ہے دنیش بات نہیں کر رہے. میں پہلے تو شاہ صاحب کی بات کا جواب دوں کہ اگر لسبیلا میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ وہ اجتماعی کام. صحیح. اجتماعی. آپ بھی وہاں سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی. آپ نے دیکھا ہب کے جو بائی پاسز ہو، وندر ڈیم ہو، اچھا جو آپ ٹگ آف وار آپ کے دونوں MPs میں چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، اس کو رسپونڈ کرنے دیں لاسٹ 3 منٹ سے کھول کے. کنڈ ملیر کے جو ٹورزم کے حوالے سے ہو یا ہماری ہنگلاج ماتا کے حوالے سے ہو، کنڈ ملیر والا بھی تک کاغذوں پہ زمین پہ کچھ نہیں ہے. زمین پر آ گیا. اور آپ تمام جو ڈسٹرکٹ لسبیلا کے ساتھ 100 بلوچستان کی سٹی کا ماسٹر پلان کرنے جا رہے ہیں جس میں یہ بھی میگا پروجیکٹ میں. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت مذاکرات کہاں پہنچے ہیں، ہم آخری مذاکرات میں کتنے چانسز ہیں کہ آپ جام کمال کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اب دیکھیں جی PDM کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے ایک پتہ کھیلا ہے کہ ہم میں اختلافات ڈلوا دیے جائیں. صحیح. افواہیں
फैला दी जाए, जिस तरह से अच्छा आप कह रहे हैं कि साजिश पीडीएम ने की है, मतलब कि जब वो हुई है एक सामने आई है, अब इसको नाकाम किस तरह बनाएंगे? ये आप ही की बात दोहरा रहा हूं कि पीडीएम का मतलब कि ड्यूल वो आप देखें कि वहां कुछ यहाँ कुछ, अगर ये लाना चाहते हैं तो एक जमहूरियत की बात करते हैं, मगर दूसरी तरफ ये बताएं जाम कमाल को बचाने के चांसेस इतने शॉर्ट करें। डॉक्टर साहब आखिरी 1 मिनट है मेरे को दिनेश को रिस्पॉन्ड करने दें। हमारी जितनी भी पार्टी की आला क़यादत है वो इस कोशिश में लगी हुई है, यहाँ पर मौजूद है, और आपको मैं एक वसूख से कहता हूँ कि हमारे अंदरूनी जितने भी इख्तिलाफात वो हल होंगे, और -1 ऑप्शन है या नहीं मुज़ाकरात में? पार्टी की मशावरत से मैं आपको बता रहा हूं, -1 ऑप्शन है या नहीं? -1 हो या -6 हो, कोई इसमें नहीं। चलें, मगर ये मैं कहता हूं मशावरत से हल होंगे। 2 या 3 दिन में आपको वही नताइज नजर आएंगे, जिसकी वजह से हमारे जिनकी ख्वाहिशात थी। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका। डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूं, माजरत चाहूंगा। बिल्कुल अलीशा आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका, दिनेश आपका। नाजरीन, दिनेश ने -1 पे वजाहत के साथ जवाब नहीं दिया, लेकिन -1 से ज्यादा की भी बातें हो रही हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों में क्या माइनस होता है, क्या प्लस। 21 तारीख को तहरीक अदम एतमाद अगर अपने हिसाब से आती है असेंबली में, तो 21 तारीख को इसका फैसला होगा। उससे पहले बहुत कुछ हो सकता है, और क्या हो सकता है इस बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त है। अगले प्रोग्राम तक क्वेटा सेंटर से मुझे शाहिद रिंद को, मेरे मेहमानों के साथ और प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।